सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए कहा था और ये भी मैंने कहा था कि आप लोग भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो उम्मीद है आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज जो डिस्कशन होगा वो योगा एंड जो हमारा हेल्थ है, योग एंड हेल्थ, जिसमें बेसिकली आयुर्वेद पर ही हम फोकस रहेंगे, क्योंकि बेसिकली हमने आयुर्वेद की ही जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं यहाँ तो पूछूंगा ही, जो आपके पीपीटी में मेंशन रहेंगे। बाकी मैं कुछ वर्बली भी पूछूंगा। ठीक है, तो वर्बली वाले प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे उनके तो उत्तर आपको देने ही है, क्योंकि उनके ऑप्शन भी रहेंगे। लेकिन जो मैं मौखिक प्रश्न पूछूंगा उनके ऑप्शन नहीं होंगे, सीधा जवाब आपको देना है। तो दोनों तरीके का टेस्ट हो जाएगा, वर्बल भी और पीवाईक्यू बेस्ड भी। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कल मैंने बोला था सभी लोग आएंगे, लेकिन संख्या कम हो जाती है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है, कंपटीशन कम हो जाता है। जो जागरूक होते हैं वही टेस्ट ज्वाइन करते हैं, जो जागरूक नहीं होते हैं वो टेस्ट ज्वाइन नहीं करते हैं। चलिए, क्योंकि हिंदी में डिस्कशन हुआ है तो हिंदी में ही क्वेश्चन रहेंगे इसके। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या है? अपने स्वरूप को पहचानना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, मानव मूल्यों को आत्मसात करना, उपरोक्त सभी। जिनको पता होगा हैंड रेस कर देंगे। और एक बार पढ़िए। स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या है? जो एक हेल्दी व्यक्ति, इसका लक्षण क्या हो सकते हैं? अपने स्वरूप को पहचानना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, मानव मूल्यों को आत्मसात करना और उपरोक्त सभी। मानव मूल्य मतलब जो एथिक्स होते हैं, मोरल्स होते हैं, वो उसके अंदर होंगे। कर्तव्य मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समझ में आया सर। हाँ, समझ में आ गया ना? आंसर मैं बताऊं सर? हाँ बोलो। और लास्ट वाला। अच्छा, आरती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरा, आप ये मुझे बताइए, जो मैं पूछ रहा हूँ वो मुझे बताइए कि स्वास्थ्य की परिभाषा का रेफरेंस क्या है? जिनको पता है वो हैंड रेस कर देंगे। स्वास्थ्य की परिभाषा समदोषा समाग्निश वाला जो श्लोक था उसका रेफरेंस क्या है? कहाँ से लिया गया, कितने नंबर का श्लोक है? बताइए। लीजा, आपने हैंड रेस किया है। सुश्रुत संहिता और 15.20। क्या बोला आपने? 15.20 एंड सुश्रुत संहिता। ओके, हिमाद्री आप बताइए। सर इसका खंड होगा और 3 पॉइंट सुश्रुत है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है, और ये स्वास्थ्य की परिभाषा है और इसका खंड है। लीजा तुमने क्या बोला था? क्या बोला था लीजा? चैप्टर 15 20 नंबर वर्स। 20 नंबर जी, जो श्लोक 20 नंबर। अच्छा, सूर्या आप बताइए। सर चैप्टर नंबर 15 श्लोक का 10 नंबर 10। देख के बोला है? नहीं सर, मुझे पता है वो। पक्का? हाँ सर। क्या श्लोक है? श्लोक सुनाओ। सॉरी सर। समादोष समाग्निच समाधातु मल्लक्रिया प्रश्न आत्म इंद्रियाना स्वस्थ इति अभिद्याते। सर सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है सर। ठीक है, और मैं सुनाऊं क्या पूरा श्लोक? नहीं तुम मत सुनाओ। लीजा जो आंसर आ गया ना, अभी मैं आपसे पूछेंगे। हिमाद्री परेशान मत हो, अगला क्वेश्चन आप ही से आ रहा है। लीजा आपने जो प्रश्न बोला था 15/10 20, वो 15/20 नहीं, 15/10 है, सूर्या ने जो बताया है। ठीक है, तो ये वाला आंसर बिल्कुल इनका सही है। चलिए, इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या है हिमाद्री? इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या है? समदोषा डैश फिर समधातु। सर खंड है। ठीक है, आप श्लोक सुना दो। आप अभी तो आप बोल रही तो श्लोक सुनाने के लिए श्लोक सुनाइए हिमाद्री। समधातु इंद्रिया। सर पूरी तरीके से ऐसे याद नहीं है, लेकिन
चलिए सर। बताइए प्रियंका, आप सुनाइए श्लोक। जी सर। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रश्नात् आत्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इति अभिप्रियते। पूजा, आप सुनाइए श्लोक। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इति विधीयते। ठीक है, गुड। चलो अब देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, सुश्रुत संहिता में स्वास्थ्य की परिभाषा का रेफरेंस। बताइए पहला वाला प्रश्न, लीजा दास, तो तुमसे ही मिलता जुलता है ये। बताइए। तो गलत है जो ऑप्शन। इसमें एक मिस्टेक है, इसमें कौन सा होगा सही, करेक्ट बताइए लीजा। अगर मिस्टेक है तो आपको करेक्ट बताना है। 15.10 15 ठीक है, 15.10, तो इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन में, ठीक है। चलिए इस वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। समग्र स्वास्थ्य के कितने आयाम है? ये बहुत आसान है, जिससे पूछूंगा वही जवाब देंगे, ठीक है। मैं नीचे से ले रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं। तान्या, आप बताइए समग्र स्वास्थ्य के कितने आयाम है? सरिता, आप बताइए। रितिका, आप बताइए। 4 है सर, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आत्मिक। और आत्मिक? शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एंड मानसिक। ओके, सारिका, आप बताइए। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। बताइए आध्यात्मिक आयाम क्या होता है? आरती, व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल डायमेंशन? आध्यात्मिक आयाम से dimension like follow the rules and the regulations of spiritual हिमाद्री, and moral. बताइए आध्यात्मिक आयाम क्या है? सर आध्यात्मिक आयाम जिस ज्ञान परम तत्व क्या, सर मेरे को वैसे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पता है। कब पता होगा? एग्जाम के बाद। जयश्री, आप बताइए। सर ये फर्स्ट 4 वैयक्तिक, सांसारिक, सामाजिक, व्यवहारिक, ये चारों ठीक है तो हमारा स्पिरिचुअल भी ठीक होता है। कौन बताएगा स्पिरिचुअल डायमेंशन को और बेहतर और बेहतर? सर मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगी। स्पिरिचुअल का मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब है जैसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना। जैसे प्रसाद बनाते हैं तो हम वो जो भावना होता है कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, तो उससे जो स्वाद आता है प्रसाद में, उसको बोल सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल है। मतलब आपको वैसा भाव रखना है, आई थिंक सो। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि जो हमारा जो भाव है उसको वो पॉजिटिव होना चाहिए, लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए। उससे भी हमारा जो है स्वास्थ्य है वो इफेक्ट पड़ता है उस पर भी। ओके, और कोई बोलना चाहता है? पॉजिटिव इन द सेंस कि आपको दूसरों के लिए अच्छा सोचना है, दूसरों के लिए अच्छा करना है, सामाजिक तौर पे आपको वैल्यूड रखनी है अपनी, और कुछ भी ऐसा नहीं करना जो दूसरों को हानि पहुंचाए आप। तो बेसिकली द वैल्यूज जो आप रखते हैं वो इम्पोर्टेंट करती है। किसी भी तरीके से अपने मन मस्तिष्क व्यवहार में गलत चीजों का आचरण ना करना। ठीक है, देखो कई जगह हो सकता है 3 हो, कई जगह हो सकता है 4 हो, तो आपको 4 लगा करके आने, आपको 4 ही लगा करके आने। अगर किसी बुक में 3 भी लगा हो
ठीक है, तो समझ लीजिएगा उस बुक का उत्तर गलत है, क्योंकि कई बार बुक्स में आंसर गलत होते हैं, क्योंकि इंडियन जब क्वेश्चंस बनते हैं, यूजीसी नेट जब बनाती है तो इंडियन फिलोसफी के ध्यान में रह करके बनाती है, और जो 3 आयाम बताए गए हैं वो भी सही है, लेकिन वो WHO के अनुसार है। मैंने ये पहले भी क्लियर किया था। और जो इंडियन फिलोसफी ऐड हो जाती है तो उसमें स्पिरिचुअल डायमेंशन को ऐड कर देते हैं, तो 3 + 1 = 4। तो इसलिए 4 ही डायमेंशन आपको यहाँ पर लगा करके आने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, यहाँ पर 4 ही दिया हुआ है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, कफ दोष का कर्म क्या है? ठीक है सर, जो हेलो सर, स्पिरिचुअल का एक बार बता दो आप। स्पिरिचुअल का देखिए, स्पिरिचुअल डायमेंशन जो होता है वो आपने बिल्कुल ठीक बताया था कि ऊपर के जो 3 सेट होंगे तो यानी संतुलित होंगे तो स्पिरिचुअल डायमेंशन अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए, अध्यात्म का मतलब क्या है? उल्टे को उलट कर सीधा कर देना। तो मतलब क्या कि अध्यात्म का मतलब ये है कि मैंने पहले कहा था कि कर्मकांड से हट करके, ठीक है, जो व्यवहारिक बातें होती, ठीक है, जो चीजें आप अपने जीवन में जो सात्विक गुणों को जो आप अपने जीवन में इम्प्लीकेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहीं पढ़ा कि ध्यान का अभ्यास करने से मन में शांति होती है, तो आपने उन चीजों को अनुभव किया और आपने इतने समय तक अनुभव किया कि आपको वास्तविक में उन चीजों का जो यत् पंडित ब्रह्मांडे वाली बात कही गई है, उस ध्यान के प्रक्रिया के द्वारा ही आपको अनुभव होने लगे। यानी सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास। एक आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? बड़ा शांत होता है, शीतल होता है, व्यवहार बहुत मधुर होता है, क्रोध इत्यादि का अभाव होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? अपने आप में स्थित रहने वाला, तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, अपने आप से काम रखने वाला, अपने आप को ही देखने वाला, है ना, जिसको संसारिकता से मतलब नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? भक्ता एकांतिनो मुख्या। ऐसे व्यक्ति को एकांतिक भक्त कहा जाता है। जो आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा तक पहुंचता है, उसको एकांतिक भक्त की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उसको और दुनियादारी से मतलब नहीं है। उसको अपने प्रियतम, यानी अपने प्रियतम का मतलब है अपने ईश्वर, ठीक है, और अपने आप से मतलब है कि हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा तत्व से एकाकार कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो हमारी तीनों चीजों को और बेहतर बना दे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, अब इस वाले प्रश्न का उत्तर बताइए। सर इंग्लिश में एक बार बताइए। देखिए, पाचन और अपचय मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है, विच्छेदन और पोषण नॉरिशमेंट की बात हो रही है, चय कर्म और संश्लेषणात्मक का मतलब है कि सिंथेसिस की बात हो रही है, और फिर इनमें से कोई नन ऑफ दीस, ठीक है। जिसको पता है वो हैंड रेस करेंगे। जयश्री, आपको पता है इस प्रश्न का उत्तर? आपने हैंड रेस किया है। किसको पता है पहले प्रश्न का उत्तर? सर पाचन व अपाचन, कफ दोष में मोस्टली लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं शायद। प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लो, तुक्के में हवाबाजी मत करो। प्रश्न है कफ दोष के कर्म, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कफ दोष, ठीक है। इनमें से हाँ बोलिए सूर्या। सर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अच्छा, दोष में तो ओस लगने, ओबेसिटी। सर कफ दोष का मतलब वो द्रव और पोषण का द्रव का पोषण का कार्य निर्वहन करता है, और डिवीजन और ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। नॉर्थ वाले भी उत्तर दे दो। सर थर्ड वाला आपने क्या बोला इंग्लिश में? मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस। ओके सर, ये सिंथेसिस वाला कैसे? सर वो हिंडर करेगा सिंथेसिस। जैसे कफ, सर वो जब कफ दोष होता है तो बहुत सारी जो चीजें हैं, मेटाबॉलिज्म रेट वगैरह, वो सारी चीजें ना उसको हिंडर करता है। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन और कोई बताना चाहता है? और कोई अपने प्रकाश रखना चाहता है इस प्रश्न से रिलेटेड? एनीवन एल्स? सर कोई नहीं लग रहा है इसमें। अच्छा, और कोई?
सर थर्ड लग रहा है, चय कर्म एवं संश्लेषणात्मक। क्यों क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सर जो कफ दोष है उसमें वो स्नेह भी होता है, स्नेहन, और उसका निर्माण भी करता है शरीर चयन में। चय का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। आंसर आप लोगों ने कुछ लोगों ने अनुमान लगाए हैं और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं। ठीक है ना? या कोई और कुछ बोलना चाहता है? मुझे देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं। प्रश्न का उत्तर जब पता चल जाता है ना, कई बार क्या होता है कि आप प्रश्न देख करके नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब उत्तर देख लेते हैं ना तो आप दिमाग लगा लेते हैं। अच्छा, ये उत्तर इस तरीके से ही होगा। ये मतलब उत्तर देखने के बाद लॉजिक अपने आप लग जाता है। ऐसा होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन जब तक उत्तर नहीं पता चलता तब तक लॉजिक नहीं लगता है। ठीक है, तो मैं एक बार और फिर से बोल दे रहा हूँ। कफ दोष, फिर नीचे देखिए पित्त दोष का भी वही चीजें रिपीट हो रही हैं, यानी 2-3 प्रश्न जो हैं वो इसी से मिलते जुलते हैं। एक मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है, एक नरिशमेंट की बात हो रही है, एक सिंथेसिस की बात हो रही है एक तरफ, और एक तरफ बात हो रही है इनमें से कोई नहीं। अच्छा, चय का मतलब होता है जैसा सिंथेसिस का मतलब है कुछ चीजें बनी हुई है, बन करके स्टोर्ड है। तो चय का मतलब होता है ढेर या टीला। ठीक है, मतलब वो चीजें स्टोर्ड है, एक्यूमुलेट है, कहीं पर रुकी हुई है, कहीं पर चिपकी हुई है, साथ साथ में रुकी हुई है। ठीक है, और विच्छेदन का मतलब होता है जहां जहां पर वो विरल है, अलग अलग है। चय कर्म का मतलब है एक साथ, क्योंकि संश्लेषण जब होता है, जब कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है तो अलग अलग नहीं बनता, एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में उसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो अब आपको ये थोड़ा सा दिमाग, अब मुझे लगता है कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। विच्छेदन और पोषण और चय कर्म संश्लेषण में क्या अंतर है? देखिए, चय कर्म मैंने आपको बताया और विश्लेषण आपको मैंने बताया, संश्लेषण आपको मैंने बताया। फिर आप देख रहे हैं विच्छेदन और पोषण। मैंने विच्छेदन को भी आपको समझाया कि जो चीजें अलग अलग रह करके कार्य कर रही हैं और पोषण कर रही हैं। कफ क्या करता है? आपके सामने आंसर है तो आप अब दिमाग लगा सकते हैं। बहुत लोगों ने सी बताया था, गा बताया था, लेकिन उनका वो गलत हो जाता है क्योंकि वो वात के लिए है। ठीक है, जब हम बात करते हैं, या पित्त के लिए भी हो सकता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं विच्छेदन और पोषण की, जैसे मान लीजिए कि आपका ज्वाइंट, ठीक है, या मान लीजिए कि आपका, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि आप जब षटकर्म करते हैं, ठीक है, षटकर्म में जब आप करते हैं नौली, या फिर आप मान लीजिए करते हैं जब पूरा, जब एलिमेंट्री कैनाल से जब वाटर क्लीनिंग करते हैं, उसका नाम क्या है? शंख प्रक्षालन। ठीक है, जब शंख प्रक्षालन करते हैं तो शंख प्रक्षालन के बाद पूरी बॉडी की जब क्लींजिंग हो जाती है तो सबसे पहले खाने के लिए क्या दिया जाता है बताइए? सर खिचड़ी मूंग दाल की। ऐसा ये वाली मूंग दाल वाली, क्योंकि उससे बॉडी बिल्कुल क्लीन हो जाती है और आंतें जो है वो इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि कोई भी मतलब ऐसा हार्ड पदार्थ मतलब सहन नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो जो चीजें आप खा रहे हो उससे कौन सा दोष बढ़ रहा है? स्निग्धता बढ़ रही है, कफ दोष बढ़ रहा है। हाँ, मतलब ये है कि जब बॉडी की पूरी क्लींजिंग हुई है, ठीक है, जब बॉडी को पूरा साफ कर दिया है, तो अब तुरंत हील करना है, उसको तुरंत सही करना है, ठीक करना है। तो जब कहीं ठीक करने की बात आती है, जब कहीं हीलिंग की बात आ रही है, जब कहीं कुछ चीजों को न्यूट्रिशन प्रदान करने की बात आती है, वहां पर कफ काम आता है। इसीलिए कहा जाता है जो कफ दोष वाले होते हैं बहुत हैवी होते हैं, बहुत ज्यादा वेट वाले होते हैं, बहुत मोटे होते हैं और बहुत भारी होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि उनका वो ओबेसिटी वाले पेशेंट ज्यादा कफ दोष के होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये जो कफ दोष का जो यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखेगा ना, ये एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। देखो, बिल्कुल टू द पॉइंट है कि अब आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन से पकड़ना था। फॉर एग्जाम्पल आपके ज्वाइंट में ऐसा कौन सा फ्लूइड होता है, ठीक है, जो ज्वाइंट को नॉरिशमेंट प्रदान करता है और वो किस दोष को परिलक्षित करता है?
साइनोवियल फ्लूइड चिकना होता है, कफ को परिलक्षित करता है। साइनोवियल क्या पित्त को प्रदर्शित करेगा नहीं या वात को प्रदर्शित करेगा? नहीं साइनोवियल जो होता है वो प्रदर्शित करता है कफ को, और कफ का काम यानी साइनोवियल का काम है नॉरिशमेंट प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना तो ऐसे एक एक पॉइंट से पकड़ना। जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो कि विकल्प में अब यहाँ पर एवं करके या कॉमा करके एक और पॉइंट दिया होता है। मान लो आपको आगे के पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं, पीछे के ही पॉइंट समझ में आ रहे हैं, तो आप उन्हीं से ही दिमाग लगा के आंसर कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पेपर आपको पता ही हो। कुछ चीजें आपको लॉजिक लगा करके, कुछ नहीं बहुत सारे प्रश्न आपको 20 से 25 प्रश्न लॉजिक लगा लगा करके ही करने हैं, जिनका आधा अधूरा उत्तर आपको पता होता है और उसको आपको सही करना है। ठीक है, थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान देंगे, इन चीजों पर वर्क करेंगे, और ये चीजें कब आएंगी? जब आप क्वेश्चन करेंगे डेली टू डेली, क्वेश्चंस करेंगे डेली टू डेली, तब आपके अंदर ये चीजें आएंगी। अगला पॉइंट है पित्त दोष का कर्म, पाचन अपचय, विक्षेदन पोषण, चय कर्म संश्लेषणात्मक। अब ये तो मुझे लगता है पता ही होगा। आरती सर ये फर्स्ट ऑप्शन पाचन और अपचय। है? पाचन अपचय बहुत धीमे बात कर रही हैं आरती, फोन की आवाज ये कम है। फर्स्ट ऑप्शन पाचन और अपचय। अच्छा, सारिका? फर्स्ट ऑप्शन सर पाचन हाँ, अपचय। ये तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब तुरंत पित्त का पाचन समझ में आ गया होगा, तो फिर से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि पॉइंट लिख सकते हैं, इसके लिए ये चीज और उसके लिए ये चीज। ठीक है, पाचन और अपचय। चलिए, तो ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ से चय कर्म और संश्लेषणात्मक जो आ जाएगा वो आ जाएगा वात के लिए। ठीक है, वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, उसी समय कफ दोष वाले में ही मैंने बता दिया था कि चय कर्म जो है या जो संश्लेषणात्मक है वो है वात के लिए। जैसे मान लीजिए कि टीला, मान लीजिए बालू के टीले जो होते हैं, ठीक है, जब हवा चलती है राजस्थान वगैरह में आप देखेंगे ना, तो बालू के टीले जगह जगह पर स्टोर हो जाते हैं, वो वायु के द्वारा होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर पेट में, हमारे बॉडी में वायु गोला बन जाता है। वायु गोला आपने बीमारी पढ़ी होगी एक प्रदीपिका में। सर वो बालू कुछ बता रहे थे ना, वो मतलब क्या है सर? अरे वो जब हवा चलती है ना तो सैंड। हाँ सैंड चलता है तो हाँ, सैंड हवा चलती है तो सैंड जमा हो जाता है। हाँ, वो एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पे जाती है। उधर से हवा चलती है तो उधर से इधर आ जाती है। ठीक है, सैंड मूवमेंट होता है, उसका कुछ नाम भी बोलते हैं, स्पेसिफिक नाम होता है उनको। ठीक है, उस बालू के टीलों को बोलते हैं। तो ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही हमारी बॉडी में वायु गोला होता है। वायु गोला समझते हैं? वायु गोला हाँ सर, क्या होता है? वायु गोला गुल्म बोलते हैं उसे। वायु गोला के सिम्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव इश्यूज, गैस, ब्लोटिंग। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप ये बता रहे हैं गैस्ट्राइटिस की समस्या है, गैस की समस्या है, वायु गोला। हाँ, और वो एक स्थान पर रुकता नहीं है, एक स्थान पर वायु कभी रुकती नहीं है। हो सकता है कि पेट में दर्द कभी छोटी आंतों में, यानी आप समझ रहे हैं, मतलब जैसे असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, या स्टमक में किसी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, या स्टमक, अगर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करी, या स्टमक में मान लीजिए हो सकता है फंडस, बॉडी पाइलोरस, किसी भी स्पेसिफिक एरियाज में पहुंच सकता है, टीले के रूप में कार्य करता है। तो चय कर्म जो होता है वो उसी से ही जुड़ा हुआ है, तो उसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के काम कर सकते हैं। हालांकि परेशान मत होइएगा, वहां पर अंग्रेजी वाले ऑप्शन भी आएंगे, तो जब आप क्लिक करेंगे तो अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे यहाँ तो हम बता दे रहे हैं आपको अंग्रेजी में, वहां पर अगर मान लो इतने कठिन कठिन हिंदी में शब्द आएंगे तो बाइलिंगुअल होता है। सर वात दोष होता है क्या सर वो? हाँ, उसके लिए वात दोष आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। लिस्ट 1 में आप देखेंगे साधक, आलोचक, भ्राजक, रंजक, भ्राजक और पाचक है। और लिस्ट 2 में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दृष्टि ज्ञान, त्वचा कवर्ण, धातु निर्माण और विचार शक्ति। देखो ये सब मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये किससे कौन सा मैच कर रहा है। पहले तो आप मुझे बताइए लिस्ट 1 किसके बारे में बता रही है, लिस्ट 1 किसकी बात कर रही है? सर ये 5 टाइप्स ऑफ पित्त है। 5 टाइप्स ऑफ पित्त दोष है सर। ठीक है, तो आप बताइए मुझे, इसका आंसर दीजिए।
बताइए आंसर, इतना समय लगेगा? सर साधक तो हृदय में होता है ना, तो वो उसका होगा विचार शक्ति, और आलोचक हमारी आंखों में होता है तो दृष्टि, और भ्राजक त्वचा, और पाचक हमारे आमाशय में होता है तो वो धातु निर्माण होता है। मतलब क्या होगा, क्या आप बोले फिर, आपका विकल्प क्या होना चाहिए? सर साधक का बताया हृदय विचार शक्ति, तो डी ऑप्शन, आलोचक डी ए। सर ख आएगा। हो गया सर, खा हो गया। पक्का देख लो, कई बार गलत हो जाता है, कई बार वो स्मॉल का बड़ा क। कोई का बोल रहा है, कोई खा बोल रहा है। सर खा वाला 100% सही। अच्छा, देखो ये तरनदीप ने जो बताया था बिल्कुल ठीक है। तरनदीप के अनुसार हम मैच अगर करते हैं तो इन्होंने कहा कि आलोचक होता है हृदय में, नहीं हृदय में होता है, कहाँ होता है आलोचक? सर आलोचक आंख में होता है, दृष्टि ज्ञान होता है आलोचक। हाँ ठीक है, तो आलोचक हो गया सर दृष्टि ज्ञान, ठीक है, तो आलोचक हो गया दृष्टि ज्ञान, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे आप यहाँ पर देखेंगे साधक, साधक होता है हृदय में, तो विचार धारणा अवधारणा ये सारी यहाँ पर होती है, ठीक है। फिर भ्राजक होता है आपका, कहाँ पर होता है? त्वचा का धातु निर्माण। तो इससे जब आप देखेंगे तो इससे ये वाला बनता है, यही वाला बनता है। ठीक, तो थोड़ा सा ऐसे आप लोगों को दिमाग लगाना है, जिनकी तैयारी भी कमजोर है वो थोड़ी सी अच्छी तैयारी करेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस भी सही हैं। चलिए देखो, ये वाला प्रश्न भी आपके समक्ष रहा, इसकी चर्चा भी हमने करी है। अब जिनको पता है वो हैंड रेस करेंगे, तब हम मौका देंगे, ठीक है। अवलंबक, बोधक, तर्पक, श्लेषक, लिस्ट 2 में दिया है। अस्थि संधियां यानी ज्वाइंट की बात हो रही है, ब्रेन की बात हो रही है, थोरैक्स की बात हो रही है, टंग की बात हो रही है, ठीक है। अब आपको मैच करना है, जिनको पता है वो हैंड रेस कर देंगे। प्रियंका, आप बताइए कफ के 5 प्रकार। प्रियंका श्योरन। कफ के 5 प्रकार को के साथ तर्पक, बोधक, क्लेदक, अवलंबक एंड श्लेषक। ठीक है, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। लीजा, इस प्रश्न का उत्तर दो। लीजा दास। इसको पता है? 2 लोगों ने, 3 लोगों ने हैंड रेस तो किया है। प्रियंका, आप ही बताइए इस प्रश्न का उत्तर। जी सर। सर अवलंबक का आएगा सर वक्ष, सी, एंड बोधक का आएगा सर जिह्वा। बोधक का आएगा जीवा, अच्छा ये ठीक है। हाँ, एंड तर्पक का सर मस्तिष्क आता है सर, तर्पक के लिए मस्तिष्क, और ये श्लेषक का अस्थि होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार कौन सा मैच कर रहा है? लास्ट ऑप्शन। लास्ट ये वाला? यस सर, क्योंकि वही है सर। बोधक मतलब बताते हैं ना वो जीवा से, वही डी है। ठीक है, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का, ठीक है। जो लोग पढ़ के आए हैं वो लोग फटाफट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इन पे विचार विमर्श करते रहेंगे। आप मुझे ये बताइए, कफ दोष के गुण कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा? सर जल और पृथ्वी। अच्छा, और कोई? सर शीत है और शीत होता है, मधुर शीत मधुर, स्निग्ध होता है, श्लेष्मा होता है,
विषाद विषाद तो नहीं। बताइए अर्थ एंड वात वाटर। के गुण, वात या पित्त के गुण पूजा। पित्त के बताओ। हाँ पित्त के बताओ। स्नेह, स्नेह, कटु, ये चॉकलेट है। ठीक है, स्नेह, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, अम्ल। ठीक है, स्नेह, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और अम्ल। एक सर भी होता है, सर गुण भी होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और फिर हम पित्त का स्नेह भी होता है। हाँ स्नेह बोला ना, स्नेह बोला। ठीक है, वात का कौन बताएगा? वात का रुक्ष, लघु, विशद, खर, लघु, शीतलता, लघु सूक्ष्मता और खुरदरापन, चंचलता और चिड़चिड़ाहट जिसमें रहेगा वो बात दोस्त के गुण। ठीक है, श्लोक के अनुसार ही बताना है। ठीक है, तो ठीक है, दोनों ने बताया है, कुछ कुछ चीजें छूटी हैं, बाकी लगभग चीजें ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ चक्रों की बात है। ठीक है, तो चक्रों का भी आप बता लीजिए, आपने हालांकि पढ़ा होगा योग तत्व उपनिषद में। बताइए आज्ञा चक्र का वर्ण क्या है? रक्त वर्ण, पित्त वर्ण, धूम्र वर्ण, श्वेत वर्ण, बताइए। श्वेत, श्वेत वर्ण होगा यहाँ पे। धूम्र वर्ण। अच्छा, धूम्र वर्ण और श्वेत वर्ण में बड़ा कंफ्यूजन है। एनीवन एल्स? सर श्वेत वर्ण है आज्ञा चक्र का। अच्छा, ठीक है, श्वेत सहस्रार का होता है ना? आज्ञा श्वेत चक्र का वर्ण, ठीक है, श्वेत वर्ण होता है आज्ञा चक्र का। तो जिन जिन लोगों ने श्वेत बताया उनका सही है। सहस्रार चक्र का तत्व, अब यहाँ पर तत्व बताना, वर्ण नहीं। महत तत्व, तत्वातीत, वायु या आकाश? सर तत्वातीत। तत्वातीत हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान था थोड़ा सा। तत्वातीत का तत्व से भी परे होता है सहस्रार चक्र, तत्वों से भी अतीत मतलब परे, तत्वातीत बोलते हैं उसे। चलिए अगला, वात दोष का। अभी मैंने बताया था, जिसका नाम लूंगा वही आंसर देंगे। जो क्लास में जीवित है, जिनको पता होगा, दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। वात दोष के कर्म पाचन, अपचय, विच्छेदन, पोषण, चय कर्म, संश्लेषणात्मक, इनमें से कोई नहीं। मनीषा आप बताइए। राजकुमार, राजकुमार, रितिका, ओके, राजकुमार आवाज पहुंच रही है मेरी? नाम बोल दिया करो वरना हम क्लास से लेफ्ट भी कर देते हैं। ठीक है, कि इतना बोल सकते हो हाँ आ रही है, या मुझे नहीं पता है, या हम नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कुछ बोला जाएगा। लीजा दास, आपको तो पता ही होगा। इनमें से कोई नहीं। अभी भी इनमें से कोई नहीं? सर आई से दैट विच्छेदन एवं पोषण। अभी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और अभी आप भूल गए इसको। ठीक है, बताया, मैंने आंसर दिया। नहीं आप एक ने बताया, किसने बताया था? कौन था? रितिका। नहीं हिमाद्री तुमने तो नहीं बताया था। मैंने बताया सर, रितिका। हाँ, क्रेडिट चोरी मत किया करो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। तत्व शरीर नाम डैश डैश, सुनिए प्रश्न सुनिए। तत्व शरीर नाम डैश डैश अधिष्ठान गौतम, पूजा बताइए। चेतना।
के एनीवन एल्स? सर चेतना है। क्या होती है चेतना हिमाद्री? व्हाट इज चेतना? कॉन्शियसनेस जो मतलब मेरा अंदर इंटरनल गमी जो कहते हैं उसको कहते हैं चेतना, जो पूरी यूनिवर्सल में सब जगह चेतना है हमारे आपकी। ये नहीं, पूजा आप बताइए व्हाट इज चेतना? चेतना जो हमारे शरीर में अधिष्ठान कर रहा है, उस चेतना की बात करते हैं जो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है। दोनों का लगभग सेम ही है, हिंदी का अंग्रेजी बोल दिया, कॉन्शियसनेस सिनोनिम है, कॉन्शियसनेस सिनोनिम। बात ये है बोध और अभिज्ञा करा है, ठीक है, जागरूकता सर, इन हाँ। शॉर्ट जागरूकता। बिल्कुल। वेद में चेतना के कितने प्रकार होते हैं? चेतना के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड one is I am skipping. आपने सिगमंड फ्राइड, आपने जो मुझे बताया है कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस या सुपर कॉन्शियसनेस या जो भी आप बता रहे थे, ये है साइकोलॉजी के अनुसार। मुझे बताना है उपनिषद के अनुसार। आप बताइए तो उपनिषदों के साथ चेतना के प्रकार कितने हैं इंडियन फिलॉसफी के अनुसार? चलो कल आप जान जाओगे, क्योंकि अगली यूनिट चेतना वाली ही है 9th नंबर की, तो आपको समझ में आ जाएगा। सर मैं पढ़ के होंगी, मुझे याद नहीं है बिकॉज मैंने ये लेक्चर्स भी नहीं लिए, मैं बस आ गई क्योंकि PYQ थे। शरीर नाम अधिष्ठान भूतम, उसका उत्तर है चेतना। बिल्कुल ठीक है, सही जवाब है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको 5 उंगलियों के तत्व भी बताए थे, ठीक है, तो ये आपको देखो यहाँ पर ये प्रश्न आ गया है, इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है? पृथ्वी, अनामिका, अग्नि, तर्जनी, जल, कनिष्ठा, आकाश, मध्यमा। मैं बता देता हूँ, अंग्रेजी में बता देता हूँ। अर्थ का है अनामिका, यानी क्या हुआ, अनामिका को इंडेक्स बोलते हैं, रिंग, और अग्नि को हम बोलते हैं इंडेक्स, जल को बोलते हैं स्मॉल फिंगर, और आकाश को बोलते हैं मिडिल फिंगर, ठीक है। अब जो अंग्रेजी वाले हैं वो भी जान सकते हैं। केवल एक लोगों ने हैंड रेस किया है, 2 लोग, और 3 4 5 6 7। बताइए तान्या एंड पूजा, बताइए। सी है सर, हैं? सी गा, पूजा गा, गा, तो गा का सही उत्तर क्या है फिर? अग्नि, अंगुष्ठा, थंब। तो फिर तर्जनी की क्या होती है? तर्जनी वायु है, वायु की होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी गा वाला जो है वो सही मिसमैच है, क्योंकि जो तर्जनी होती है वो वायु का होता है और अग्नि अंगुष्ठ का होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मुद्राओं का अभ्यास किस कोष को पुष्ट करता है? ये तो मैंने अभी भी बताया था, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय। प्राणमय कोश, प्राणमय कोश। हाँ, आप लोग शांत रहा करो, पता है आप लोगों की वजह से बेचारे बहुत बच्चों का नुकसान हो रहा है, उनको मैं मौका देता हूँ तो बोलते नहीं है वो, ठीक है, तो फिर वो पता है क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे 4-5 ही है, उन्हीं के सहारे चल जाएगा काम। तो टीचर का एक काम ये होता है कि सबका समान मौका सबको दिया जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर है ये राजकुमार, ये सो रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि क्लास में क्या चल रहा है, 4 बार नाम लिया है, नाम ही नहीं बोलना है, ठीक है। और ऐसे ही ये राजवी मेहता, आवाज आ रही है मेरी? राजवी देख रहे हो आप? आपका ठीक है। रितिका? सर मैं तो आंसर दे रही हूँ। अच्छा हाँ। मोस्टली आंसर दिए। अच्छा सरिता नहीं बोल रही है क्या? सरिता नहीं बोल रही है, रितिका तो बोल रही है। सरिता आवाज आ रही है मेरी? यूनिट भी अटेंड करने आई, मैंने पढ़ी नहीं हुई, बट मैं क्वेश्चन आंसर की वजह से आ जाती हूँ, क्योंकि कुछ माइंड में आ ही जाता है उस वक्त जब आप पढ़ते हो। सरिता आवाज आ रही है मेरी? अब देखो ऐसे लोगों को क्या किया जाए, बताओ, बोलना ही नहीं है। तो ठीक है, प्राणमय कोश बताया था ना आपने, इसका उत्तर? जी सर, प्राणमय कोश है सर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष। लिस्ट 1 में कोष दिए गए हैं, लिस्ट 2 में उनसे जुड़ी बातें जो आपको दिमाग लगा के बतानी है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ठीक है। प्रतिभा, विचार,
ऊर्जा और आहार, अब आपको मैच करके यहाँ पर एक पुट लगाना है, उसका सही उत्तर देना है। बताइए। सर फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन, अच्छा। सर अन्नमय कोश आहार, प्राणमय कोश ऊर्जा और मनोमय कोश विचार और विज्ञानमय कोश प्रतिभा। ओके, मतलब क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो ऐसा ही आपको दिमाग लगाना। अब ये वाला मैंने पढ़ाया नहीं है, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया है, फिर भी आप लोगों ने सही जवाब लगा दिया। ऐसा इसलिए होता है, जब आप अच्छी तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो ना, तो उससे मिलते जुलते भी अगर प्रश्न आ जाते हैं तो आप उसका सही जवाब लगा देते हो। क्योंकि आपने आहार से पकड़ लिया होगा कि भाई आहार का संबंध है अन्नमय से, तो अब आपने वहीं से देख लिया होगा कि पहले का डी कौन कौन से में, या तो फर्स्ट में होगा या तो गा में होगा, सी में होगा। तो अब ये भी नहीं होगा, खा भी नहीं होगा और गा भी नहीं होगा। अब आपको इन दो में लगाना है। अब हम चलते हैं अगले वाले पर, ठीक है। तो अगले वाले पर आपको पता है कि मन से तो विचार आते हैं, ठीक है, और ऊर्जा प्राण का संबंध होता है, प्राण को हम ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे ही आपको दूसरे का सी मिला, आप तुरंत समझ गए, लेकिन सी यहाँ पर भी है। अब हम चलो और आगे बढ़ते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि मन का संबंध है विचार से, और विचार देखिए केवल इसी में मिल रहा है, ठीक है। तो यानी इसका ये सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि मन को प्रतिभा से ऐड कर सकते हैं, पर नहीं। प्रतिभा जो होती है वो विचारों से और ज्यादा, स्किल की हम बात करते हैं, और स्किल विज्ञान में, विज्ञान मतलब साइंटिफिक चीजें आती हैं यहाँ पर। तो जब हम प्रतिभा की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं ना, तो उसका संबंध विज्ञान में कोश से होता है, तो जो कि चौथे का एक है। तो इस तरीके से जो आप क्वेश्चन नहीं भी पढ़े हैं ना, उनके भी आंसर लगा सकते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ करके आए हैं, ठीक है। कुछ बच्चे, मुझे पता चला यहाँ पर पहली क्लास भी है, जो लोग जिनका मैंने नाम लिया वो लोग नहीं अगर बोल रहे हैं तो परेशान मत होइएगा। मुझे पता चला है आप लोगों की पहली क्लास है, तो जिनकी पहली क्लास है वो धैर्य रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया होगा कि बहुत सारे बच्चे आगे निकल चुके हैं और हमको क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है, और बहुत सारे बच्चे बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिए हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा। परेशान नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है। धैर्यवान बनाए रखिएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो जनवरी से कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ मई में आए हैं, कुछ जून जुलाई में ऐसे आए हुए हैं, और कुछ अगर आज आपकी पहली क्लास है तो कुछ आपसे पहले 2-3 दिन पहले आए हुए हैं। तो सबकी स्थिति एक समान ही है, बस आपको थोड़ा सा और अपग्रेड करना है और समय देना है। जिनकी पहली क्लास है उनके लिए मेरा स्पेशल मैसेज था, ठीक है। तो थोड़ा सा ही ध्यान रखेंगे, अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लेकर के आएंगे, अपने आप को कमतर नहीं समझेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और विज्ञान में कोश। अब यहाँ पे देखिए कोश भी ऐड कर दिया है, ठीक है। प्रतिभा, मूर्ता, परोपकारी, आसक्ति। अब आपको मैच करना है, ये भी लगा सकते हो, ये भी मैंने नहीं पढ़ा है, पर इसका भी आंसर आपको आ जाएगा, क्योंकि सरल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा। सर लास्ट है इसका। क्या है? नहीं सर, लास्ट ही है सर इसका, लास्ट। सर मैं बताऊं क्या? रुकिए जो सर लास्ट है। ओके, यानी आपका कहना ये है कि सत्व गुण का होगा परोपकार, ठीक है, और आपका रजोगुण के अनुसार क्या हुआ? आसक्ति हो गया, ठीक है। तमोगुण के अनुसार हुआ मूढ़ता हो गई, और विज्ञान में तो अभी आपने देखा है। हाँ, तो यही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो काम चल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। अब ये देखिए, अब ये श्लोक वाले भी आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि श्लोक पढ़ा आपको याद रखना है, लेकिन ये इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जिनको पता होगा वो हैंड रेस करेंगे, बोलेंगे नहीं। जिनको मैं बोलूंगा, मौका दूंगा, वही बोलेंगे। भोजन की गुणवत्ता, भोजन की मात्रा, विशिष्ट मन स्थिति, अपथ्य आहार। अब आपको यहाँ पर कट्व अम्ल लवण, तेन तेन बुज्जीता, उदरस्य तुयार यशम और सुस्निग्ध समुद्रम। बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है, ठीक है। एक ही लोगों ने हैंड रेस किया है, केवल 2 लोगों ने हैंड रेस किया है। पूजा, इसका आंसर दीजिए। ट्रिपल आई डी, भोजन की गुणवत्ता, आई डी,
आई नहीं है, फर्स्ट है ये, रोमन में लिखा होगा। भोजन, भोजन की गुणवत्ता क्या होगा? फर्स्ट वाला डी। फर्स्ट वाला, रुको एक मिनट, मुझे मैच करना है। तो फर्स्ट वाला होगा डी, ओके। भोजन की मात्रा? सेकंड वाला सी। सेकंड वाला सी, ओके। विशिष्ट माना स्थिति? बी। तेरे तक तीन, ओके। और फोर वाला ए। तो इस अनुसार कौन सा हुआ? ऑप्शन ऑप्शन वाला सही है। घा। घा। तो ये आपको सही है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप लोग जैसे बता तो सही रहे हो, ठीक है, पूरा पूरा मैच कर रहे हो, पूरा नहीं मैच करना है, शॉर्टकट करना है, ठीक है। जैसे एक मैच कर लिया, अच्छा पहले की गुणवत्ता डी, तो डी यानी डी, अब डी में 2, ऐसे करके दिमाग लगाना है। फिर पहुंचे आप दूसरे पर, भोजन की मात्रा सी, और सी किसमें मिल रहा है, इसमें, मतलब हो गया, आगे मैच करने की आवश्यकता नहीं। तो शॉर्टकट थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तेन तो तेन भुंजिता कहाँ से लिया गया ये? तेन तो हाँ, ईसावास का कौन सा श्लोक है ये? पहला श्लोक है ये, पहला उपनिषद। क्या कहता है ये श्लोक, क्या कहता है? ये श्लोक क्या कहता है? ईश्वर के अनुशासन के अकॉर्डिंग चलते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करना, और ये सब धन तो ईश्वर का है, तो त्याग की भाव से भोग करना है। हाँ ठीक है, ये तो आपने बता दिया जो एग्जैक्टली उसमें लिखा हुआ है। और इसकी व्यवहारिक बात क्या है, व्यवहारिक परिभाषा? जो मैं बताऊंगा अभी, वो वही बात है जो आपने पढ़ा है, ठीक है। आपने बताया कि सभी धन जो है ईश्वर के ही अधीन है, तो उन्हीं के अनुसार कर्म करते हुए और उपभोग करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कहा गया, हाँ, तेन तोक्तेन भुज्जिता। तेन तोक्तेन भुज्जिता की जब व्यवहारिक बात हम पढ़ते हैं तो आता है त्यागा उसी ने है जिसने भोगा है। बहुत बड़ी बात है, त्यागा उसी ने है जिसने भोगा है। मतलब सब कुछ भोग करके वो व्यक्ति जान गया कि इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, तो उसको उसने त्याग करके और आगे बढ़ गया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गौतम बुद्ध, क्षत्रिय से संत बन गए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अंगुलीमान, ठीक है, वो डाकू से संत बन गए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महर्षि वाल्मीकि, वो डाकू से संत बन गए। त्यागा उसी ने है जिसने भोगा है। समझ रहे हैं कि भोग करके अब उनको पता चल चुका है कि अच्छा इसमें तो कुछ नहीं रखा हुआ है, और फिर हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें तो हमारे लिए बनी ही नहीं है। ये होता है तेन तोक्तेन भुज्जिता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जब उनको समझ में आ जाती हैं चीजें कि ये तो सब कुछ नहीं है, तो फिर वो अध्यात्म पथ की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले वो भोग लेते हैं, ठीक है। उनको उन चीजों का समझ में आ जाता है। उसके बाद अच्छा इसमें परिणाम वो आता है, परिणाम ताप संस्कार दुख है, गुण वृत्ति विरोधाश्च दुख में सर्वम विवेकिनः, पतंजलि योग सूत्र। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। जो व्यक्ति भोग लेता है बार बार, उसको कौन सा दुख होता है? संस्कार दुख होता है, परिणाम दुख होता है, या ताप दुख होता है? बताइए। सर मेरे ख्याल से परिणाम दुख होता है। सर ताप दुख। मुझे पता है अच्छा नहीं लगता है, आप लोग जब मतलब इतना पढ़ चुके हो और आप जब एग्जैक्ट आंसर नहीं देते हो ना, तो बुरा लगता है, और ये सच बात है, ठीक है। चलो अभी इससे डिस्कशन ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग योग्य ही नहीं। जब उस चीज पे टीचर हम इतने डाइवर्सिफिकेशन में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ से हम पतंजलि से विज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब, और आप लोग सब गुड़ का गुड़ ही कर देते हो बिल्कुल। सर और एक बार आप बताइए क्वेश्चन बता दीजिए। नहीं रहने दीजिए, आंसर इसका ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। डकारे पीलिया चर्म रोग ये किस दोष से संबंधित है? बताइए। वात पित्त या कफ? डकारे पीलिया चर्म, आरती? पित्त दोष है। पित्त दोष, ओके। आहार विहार में विहार किसके अंतर्गत आता है? बताइए, सरल है ये तो। लीजा दास? अभी है दिनचर्या। पक्का? हाँ पक्का दिनचर्या। उपरोक्त सभी, ठीक है, दिनचर्या भी, रात्रिचर्या भी और सदवृत्ति,
ठीक है, केवल दिनचर्या ही नहीं होता है, ठीक है, रात्रिचर्या भी, क्योंकि विहार की बात हो रही ना, युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्टस्य कर्मस्य, युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये पतंजलि के अनुसार है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार है। तो युक्त आहार और युक्त विहार, तो विहार में आपका दिनचर्या, रात्रिचर्या और सद्वृत्ति यानी आचरण भी आपका अच्छा होना चाहिए, जो कि आपके दिन और रात दोनों में आ जाता है। आपका आचरण कुछ रात्रि में भी होता है और कुछ दिन में भी होता है। तो वो वृत्ति, जो वृत्ति है, सद्वृत्ति, इसको आचरण बोलते हैं, वो इन दोनों चर्याओं में अच्छा होना चाहिए, तब आपका विहार संतुलित माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला ये देखिए। तो अभी मैंने बताया युक्ताहार विहारस्य, ठीक है, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। काजल, यस सर। बताइए। जयश्री, सर अभी आपने बताया भगवत गीता, शायद मैंने पढ़ा नहीं है। अभी आपने बोला पीछे वाले श्लोक में, तो शायद गुड गुड गुड। हट प्रदीपिका के अनुसार मिताहार, बताइए। सुस्निग्ध सुमधुरम अन्नम ब्रह्म समर्पण भावम 1/4 भाग कम खाए। सभी है। ओके, ठीक है, चलिए अगला आपको मैच करना है। कफ दोष के युग में, बताइए। पूजा, जिनका नाम लूंगा वो फटाफट बताएंगे। कफ दोष में कौन कौन से तत्व होते हैं? पृथ्वी, जल होता है और पृथ्वी होता है। पृथ्वी और जल, ठीक है। और पित्त दोष में कौन कौन से होते हैं? अग्नि, जल, ठीक है, अग्नि और जल, खा। वात दोष में कौन कौन से होते हैं? आकाश और वायु और आकाश। आकाश और वायु यानी का। ओके, दैट्स इट। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जिन पे हमने इन पे डिस्कशन किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, इस पे थोड़ा विचार करना है और पीछे की चीजों पर ध्यान रखना है, ठीक है। पीछे की चीजों पर ध्यान रखो। पतंजलि से क्या पढ़ रहे हो, भगवत गीता से क्या पढ़ रहे हो, फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ रहे हो, उनको भूलो मत, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। रिवीजन साथ साथ में करते रहो, ठीक है, जरूरी। चलिए, कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर, जो हम कॉन्शियसनेस डिस्कस कर रहे थे, मैंने जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बताई थी, वेदों के अनुसार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य वाली है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ठीक है। चलो, और कोई प्रश्न? ठीक है, तो इस यूनिट में कोई दिक्कत तो नहीं है सबको? बोल रहा है कि मेरे को आते हुए भी मैं घबराहट की वजह से कुछ चीज गलत कर देती हूँ, लेकिन इसका क्या हो सकता है सर? बहुत ज्यादा घबराहट होती है सर। इसका उपाय तो ये है कि पहली बात तो आपको आपकी आवाज सही लगता है कि आप एकदम से डर डर के या जल्दबाजी में या घबराहट में बोलते हो, वो आपकी वाणी में ही लगता है। ये मैं पिछली बार भी आपसे एक बार कहा था कि थोड़ा जल्दबाजी में हो क्या, आप शांत चित्त होकर के। तो इसका विकल्प यह है कि आप आधा घंटे केवल प्राणायाम करो, ओनली प्राणायाम 30 मिनट। सर आता तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, कोशिश भी करती हूँ। हो गया, आपकी समस्या समझ ली मैंने। मेरा उत्तर ये है कि 5 मिनट आप सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद अगले 25 मिनट आपको केवल प्राणायाम करना है। कोई भी प्राणायाम, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, कोई 2 प्राणायाम करने हैं, 12.5 मिनट। उससे पहले उठना नहीं है आपको। 1 महीने के अंदर आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। और शीशे के सामने आपको बात करनी, शीशे के सामने, ठीक है। जब आप बात करते हो तो आपका कैसे टोन होती है, कैसी आपकी आवाज होती है, अपने आप को देखना है, ठीक है। तो आप अपने आप को इवेलुएट कर पाएंगे कि हम कैसे बात कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स रहता है और क्या टोन होता है, और हमारा फेस की भाव भंगिमा क्या है, क्योंकि चेहरे पर ही घबराहट समझ में आ जाती है, ठीक है। तो उससे क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ठीक है, प्रणाम सर। और कोई प्रश्न किसी का? शांति पाठ करें। थैंक यू सर। यस सर। ठीक है। ओम विश्वानि देव सप्तर दुर्तानि परासुयत भद्रम तन्नासु। ओम शांति 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 सर्वस्व शांति भवतु। कल से नई यूनिट शुरू हो रही है, 9th नंबर की यूनिट, जो कि है आपकी प्रैक्टिकल योगा, क्रियात्मक योगा, एप्लीकेशन ऑफ योगा। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें टीचिंग मेथड्स वाला सारा सेगमेंट है। बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत क्वेश्चन वहां से आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उस यूनिट का डिस्कसन करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है सर, प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम। Recording stopped.
तो सरल बात है,